हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। सभी को मेरा राम राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय माता दी और सुप्रभात। जैसे कि आप सभी को पता है, अपने चल रहा है गोहिल वंश। और अपना गोहिल वंश वैसे तो कल ही ख़त्म हो गया था। अमर सिंह, राज सिंह अपन ने कल देख लिया था, पढ़ लिया था। और अब वैसे छोटे मोटे हैं, मतलब ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। और आज मैं ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई 5 मिनट का भी स्टडी होगा आज, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं कि क्या है। तो आज अपना जो गोहिल वंश का कुछ बचा हुआ भाग है वो आज देख लेंगे। और अपना गोहिल वंश इस वीडियो के साथ में पूरा समाप्त हो जाएगा। और एक बात और, ये जो नोट्स हैं, आपको किसी को एक जने को भी अगर डाउट हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग एक काम करना, मेरे इस एक नोट्स की या कोई एक मेरा टॉपिक ले लेना, उसकी पीडीएफ बनवाना और उसको निकाल निकाल के फिर क्या करना है, किसी कोचिंग वाले भैया के पास में जाना है और उनका नोट्स मिलान करना है। क्या करना है, क्या है कि लोग फ्री की चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं ना, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। हालांकि जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी बात है, पढ़िए आप। लेकिन कईयों का क्या होता है ना कि पैसा दे के पढ़ते हैं तो वो थोड़ा उनको परफेक्ट लगता है, फ्री का थोड़ा हजम नहीं होता ना किसी को। तो इस वजह से उनको कह रहा हूँ कि आप मिलान कर लीजिएगा, आपको उनसे तो बेटर ही मिलेगा, ये श्योर है। ठीक है, तो देखो, मन में डाउट नहीं रखें। और ये जो मेथड है ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आपके लेवल का है। मतलब अगर कोई पढ़ा हुआ इंसान अगर इसको रिवाइज करेगा तो एक कम समय में उसको सारी चीज़ें रिवाइन हो जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है, तो इस वजह से रिवीजन के लिए ही ये नोट्स मैंने डाले हैं। और आज अपना पूरा जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, गोहिल वंश के साथ में मैं एकीकरण पहले डाल चुका हूँ। तो मैं क्या है, सिस्टम से एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने। ठीक है, एकीकरण में पहले डाल चुका हूँ, लेकिन क्या है कि मैं उसको सिस्टम से बनाऊंगा। आपको शुरू कहाँ से करना है, शाकंभरी के चौहानों से करना है और एंड करना है आपको एकीकरण में। ठीक है, प्राचीन से आधुनिक। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जैसे फर्स्ट में वीडियो है तो उसका नोट्स आपको फर्स्ट में बनाना है, जो लास्ट में एकीकरण तक बनाना है। ठीक है, तो मैं क्रम से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, आपको कहीं कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा डाउट हो कि यार कि मैं ऐसे आगे पीछे तो नहीं डाल दिया हो यार कहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक भी वीडियो बीच में डिसमिस नहीं आएगा। ठीक है, कंटिन्यू जो वीडियो है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एकदम परफेक्ट। जैसे कोचिंग में होता है ना कि आज अपन ने अमर सिंह में छोड़ा है तो अमर सिंह से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से, ऐसे नहीं आबड़ दुबड़ नहीं है, कहीं हर कहीं से पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, एकदम क्रम वाई पढ़ाया है। और क्रम से अपना इतिहास जो है आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले मैं शुभ राम आप सभी का जीएसएम क्लासेज में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं कि आपका आने वाला समय अच्छा हो और मेहनत कड़ी हो। ठीक है, कड़ी मेहनत के साथ में भविष्य सुरक्षित और अच्छा होता है, अक्सर कहते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अमर सिंह और बाकी जो अपन ने कल देख लिया था, आज अपन बात करेंगे जय सिंह के बारे में। और बाकी जो शासक है उनके बारे में एक एक लाइन, क्योंकि अमर सिंह के बारे में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, और जय सिंह ने जो है 1681 में औरंगजेब व मुगलों से संधि की और जय सिंह ने गोमती नदी को रोक करके जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कहाँ पे, सलूम्बर में। पहले उदयपुर में आती थी। ठीक है, लेकिन ये सलूम्बर अभी नया ज़िला बन गया है, तो अभी सलूम्बर। ठीक है, जयसमंद झील का प्राचीन नाम डेवरू झील है। और यह झील जो है राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और राजस्थान की सबसे गहरी दूसरी झील है। ठीक है, अगर गहराई की बात करें तो गहराई में दूसरे स्थान पर आती है जयसमंद झील। और मीठे पानी की बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, जयसमंद झील। और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, जय सिंह ने। और ये जो जयसमंद झील है इसमें 7 टापू बने हुए हैं और सबसे बड़ा टापू है
उसका नाम है बाबा का भागड़ा। और बाबा का भागड़ा जो टापू है उसमें आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। और इसमें दो जनजातियां निवास करती है। कौन कौन सी? एक तो मीणा जनजाति और एक भील जनजाति। ठीक है। और जयसमंद झील से दो नहरें निकलती है और उन नहरों का नाम है, एक तो श्याम और एक भाट। ठीक है। जय सिंह ने क्या किया? एक तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है। और एक इसने क्या किया कि 1681 के अंदर औरंगजेब या मुगलों से संधि की थी इसने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जयसमंद झील में सर्वाधिक जलीय जीव निवास करते हैं, इसलिए इसको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। देखो जयसमंद झील के अंदर जो आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ना तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप यहाँ पे इंडिया में हो या राजस्थान में हो। आपको विदेश की फीलिंग आएगी, क्योंकि वहाँ का सीन इतना गजब है। आपको लगेगा अगर आप ऐसे जाओगे ना बारिश के टाइम में तो, या फिर सर्दी के टाइम में, तो ऐसा लगेगा आपको कि आप कहीं जैसे पानी से चारों ओर गिरा हुआ पानी 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 चारों ओर। ठीक है। तो एक अलग ही वहाँ पे वो होता है। ठीक है। जैसे गोवा की फीलिंग आती है वहाँ पे, बहुत खतरनाक सीन है वहाँ पे। ठीक है। तो जयसमंद के किनारे रूठी रानी का चित्रित महल स्थित है। रूठी रानी का चित्रित महल कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के किनारे। ठीक है। उसके बाद अमर सिंह सेकंड की बात करते हैं तो अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में सन 1707 और 1708 में देवारी समझौता हुआ था। अमर सिंह सेकंड के शासनकाल में क्या हुआ था? 1707-8 में देवारी समझौता हुआ था, जो कि 3 रियासतों के बीच में हुआ था। और वो रियासतें कौन कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि देवारी समझौता किन किन रियासतों के बीच हुआ था या कितनी रियासतों के बीच हुआ था? तो 3 रियासतों के बीच में देवारी समझौता हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। ठीक है। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह। ठीक है। और मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह। ठीक है। देवारी समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री चंद्रा कंवरी का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह से होगा और उससे होने वाली संतान ही क्या बनेगी? आमेर की शासक बनेगी। ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है मेरे। ठीक है। मेहनत देखो यार आप लोग। ठीक है। किसी की कमियां निकालने से पहले उसकी मेहनत देखो, क्या किया उसने। ठीक है। अब बात करते हैं हुरडा सम्मेलन की। तो हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? संग्राम सिंह ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार करी हुरडा सम्मेलन की? संग्राम सिंह सेकंड ने। ठीक है। और इसकी रूपरेखा कब तैयार की गई? 17 जुलाई 1734 के अंदर। 17 जुलाई 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। और इसकी जो रूपरेखा है वो संग्राम सिंह सेकंड ने करी थी। और संग्राम सिंह सेकंड की अगर बात करें तो संग्राम सिंह सेकंड ने सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर के अंदर। और वैद्यनाथ जो मंदिर हैं इसके बाहर वैद्यनाथ प्रशस्ति बनवाई गई, जिसके लेखक रूप भट्ट हैं। ठीक है। वैद्यनाथ प्रशस्ति कहाँ पे हैं? वैद्यनाथ मंदिर के बाहर। और इसके वैद्यनाथ प्रशस्ति के लेखक हैं रूप भट्ट। ठीक है। और उसके बाद जो संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है 1734 के अंदर। ठीक है। हुरडा सम्मेलन का जो रूपरेखा है वो 1734 में जुलाई के अंदर, 17 जुलाई को 1734 में ये रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन उसके बाद 1734 में ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद ये देखो हुरडा सम्मेलन की योजनाकार तो कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन इसका जो फिर आयोजक संयोजक किसने संभाला? यहाँ पे आयोजक जगत सिंह ने। ठीक है। और संयोजक है सवाई जय सिंह ने। ठीक है। और अध्यक्ष है इसके जगत सिंह सेकंड, जो कि मेवाड़ के शासक थे। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जयपुर से कौन आए थे? सवाई जय सिंह। ठीक है।
इस सम्मेलन में जयपुर से सवाई जय सिंह ने भाग लिया, बीकानेर से जोरावर सिंह ने भाग लिया, किशनगढ़ से राज सिंह ने भाग लिया, कोटा से शत्रुसाल ने भाग लिया, नागौर से बख्त सिंह ने भाग लिया और करौली से गोपाल सिंह ने भाग लिया। ठीक है, और ये जो है हुरडा सम्मेलन असफल रहा था। ठीक है, ये सफल नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे, ये जो मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय की जानकारी नेक राम की पुस्तक जगत विलास में मिलती है। ठीक है, ये भी शासक है लेकिन इसकी जानकारी अपने पास नहीं है। इसकी जानकारी कहाँ है? नेक राम पुस्तक में। इसकी अपने पास कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, केवल एक लाइन है। ठीक है, जगत सिंह सेकंड की जानकारी नेक राम की पुस्तक जगत विलास में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भीम सिंह की। तो इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। भीम सिंह सेकंड जो है, इसके समकालीन थे एक तो मान सिंह राठौड़ और जयपुर से जगत सिंह। ठीक है, और भीम सिंह सेकंड की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ठीक है, तो कृष्णा कुमारी की सगाई करते हैं ये जगत सिंह के साथ में भीम सिंह सेकंड। ठीक है, पहली सगाई तो करते हैं मान सिंह के साथ में, लेकिन क्या है कि मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। सॉरी, भीम सिंह के साथ में पहले सगाई करते हैं, उल्टा हो गया था, सॉरी। ये पहले सगाई तो कृष्णा कुमारी की किसके साथ करते हैं? भीम सिंह जो द्वितीय है, ये मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ में जो है कृष्णा कुमारी की सगाई तय करते हैं। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भीम सिंह द्वितीय ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में जो है कृष्णा कुमारी की सगाई कर देते हैं। और ये बात जो भीम सिंह, जो मारवाड़ का शासक भीम सिंह था, तो उसके भाई को पता चली, तो भाई को बुरा लगा। और भीम सिंह का भाई था मान सिंह राठौड़। ठीक है, तो मान सिंह राठौड़ ने भीम सिंह को कहा रे कि मरा है तो मेरा बड़ा भाई मरा है, मैं तो ज़िंदा हूँ ना, तो मुझे कम से कम पूछना चाहिए। ठीक है भाई, मैं कृष्णा कुमारी का देवर हूँ। और अपने राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान की बात नहीं, हर जगह क्या बोलते हैं भाई, छोटे मतलब पत्नी के जो पत्नी होती है तो उसके छोटे भाई को, ठीक है, भाभी, भाभी का क्या लगेगा? पति का भाई क्या लगेगा? भाभी का देवर लगेगा। तो मान सिंह ने कहा है कि मैं देवर हूँ इसका। ठीक है, तो देवर का मतलब क्या होता है? द्विवर, यानी कि दूसरा वर। तो भाई मर गया तो क्या हुआ, मेरे साथ करवाओ इसका विवाह। तो ऐसे करके मान सिंह राठौड़ और भीम सिंह राठौड़ के बीच में अनबन हुई थी। और मान सिंह ने जो है इसको चैलेंज किया था, और मतलब जो है जगत सिंह को भी कहा था कि इससे शादी तो मैं ही करूँगा। ठीक है, तो इस वजह से मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह राठौड़ के बीच में कृष्णा कुमारी को लेकर के 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में जगत सिंह की जीत होती है और जगत सिंह का साथ दिया था अमीर खां पिंडारी ने। किसने दिया था जगत सिंह का साथ? अमीर खां पिंडारी ने। और गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में, और गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में। और ये कृष्णा कुमारी को लेकर के ये विवाद हुआ था, या ये लड़ाई हुई थी। और इसमें जय सिंह की जीत होती है, और जय सिंह का साथ दिया था अमीर खां पिंडारी ने, जिसने, जो अमीर खां पिंडारी है, इसने 1817 के अंदर क्या बसाया था? टोंक बसाया था। ठीक है, 1807 में गिगोली का युद्ध हुआ, उसके 10 वर्ष बाद ही टोंक बसाया था। किसने? अमीर खां पिंडारी ने। ठीक है, और ये जो भीम सिंह है, भीम सिंह की थोड़ी देख लेते हैं। भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 से ईस्ट इंडिया से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। ठीक है, आगे बात करें तो अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देके मरवा दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से बवाल खड़ा हो रहा था। मारवाड़ में और अजमेर, मारवाड़ और जयपुर के शासक के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। तो इस वजह से क्या किया है कि ना रहेगी बांसुरी, नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस वजह से अजीत सिंह चुंडावत और अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। ठीक है, ये नोट है एक।
ठीक है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। और 1841 में, अब सरदार सिंह की बात करते हैं, तो 1841 में सरदार सिंह के साथ मेवाड़ भील कोर AMCB मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा में बनाया गया है। इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है। 1841 में सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? खेरवाड़ा के अंदर है, ठीक है। स्वरूप सिंह के समय चांदोड़ी सिक्के चलाए गए, जिन पर दोस्ती लंदन लिखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इनको अच्छे से स्टार लगा के नोट करना, ठीक है। स्वरूप सिंह के समय चांदोड़ी सिक्के चलाए गए, जिन पर दोस्ती लंदन लिखा था, ठीक है। सज्जन सिंह के समय महाइंद्र राज सभा का गठन हुआ, जो कि मेवाड़ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, ठीक है। और सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे वाणी विलास महल या मानसून पैलेस और मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था, और सज्जनगढ़ दुर्ग के उपनाम हैं वाणी विलास महल, मानसून महल और मेवाड़ का मुकुटमणि, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो कर्नल जो लॉर्ड कर्जन है यहाँ पे। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए फतेह सिंह गया तथा केसरी सिंह बारेट ने 13 सोरठे लिखकर फतेह सिंह को दिए। यार मैंने, हाँ अच्छा सही है। लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने के लिए फतेह सिंह गया तथा केसरी सिंह बारेट ने 13 सोरठे लिखकर फतेह सिंह को दिए, जिन्हें पढ़कर फतेह सिंह कर्जन के दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ। देखो ये जो फतेह सिंह है ये लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में गया था, ठीक है। लेकिन ये पहुंचा नहीं, उससे पहले ही केसरी सिंह बारेट ने 13 सोरठे लिख के फतेह सिंह के पास भिजवाए, और 13 सोरठों में इतनी ज़बरदस्त बातें थी, इतना ज़बरदस्त का मोटिवेशन था कि जैसे एक सोटा पड़ता है आदमी को, मतलब कहते हैं ना राजस्थानी भाषा में, अपनी सीधी भाषा में, कि एक लट की पड़ी वारू जो सीधा हो जाए, ठीक है। तो 13 सोरठे मतलब इतने दमदार, आदमी के अंदर मोटिवेशन भर दे, जोश पैदा कर दे, उतने ज़बरदस्त 13 सोरठे लिख के केसरी सिंह बारेट ने फतेह सिंह को दिए, जिन्हें पढ़ कर के फतेह सिंह के अंदर जोश आया, ठीक है। और उसके बाद जो कर्जन है उसके दरबार में सम्मिलित नहीं हुआ था, कि यह क्या है, समझौता करने के लिए जा रहा था, तो उसके अंदर फिर से जो है एक खून को गर्म कर दिया था केसरी सिंह बारेट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 13 सोरठों को इतिहास में चेतावनीरा छूंगटिया कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी को ऐसे कोई कोई अगर थोड़ा गलत ट्रैक पे जा रहा है, या फिर किसी का कुछ बुरा होने वाला है या किसी का नुकसान होने वाला है, तो हम उसको एहसास करा देते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला है, तू ऐसा कर वैसा कर। तो ये उसको क्या कि एक बताना हो गया, जगाना हो गया। तो इस वजह से जो फतेह सिंह को वो 13 सोरठे लिख के उसमें जो चेतावनी भरी, उसमें जोश उत्पन्न किया, तो वो क्या है कि 13 सोरठे जो है उनको इतिहास में चेतावनीरा छूंगटिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसके लेखक केसरी सिंह बारेट हैं, और फतेह सिंह के समय सर्वाधिक किसान आंदोलन हुए, कहाँ हुए? बिजोलिया बेगू के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये भोपाल सिंह हैं, जो कि राजस्थान का पहला व एकमात्र राज प्रमुख था, ठीक है। भोपाल सिंह के साथ में गोहिल वंश खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और इसके साथ में जो है भोपाल सिंह के समय ही अपने एकीकरण पूरा हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। एकीकरण पूरा हो जाता है।
और फिर जो सिस्टमेटिक तरीके से जो अभी वर्तमान स्वरूप है राजस्थान का, वो 1 नवंबर 1956 को आ गया था। उस समय अंतिम शासक भोपाल सिंह रहा था। तो इस वजह से राजस्थान का पहला व एकमात्र राज प्रमुख भी कौन था? भोपाल सिंह। ठीक है, तो ये अपना गोहिल वंश समाप्त होता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं समाप्त होने से पहले। ये क्वेश्चन ये है कि विक्रम संवत 2056 में राजस्थान की किस इमारत का दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया? हवा महल का। ठीक है, विक्रम संवत 2056 को राजस्थान की किस इमारत का दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया? हवा महल का। अभी विक्रम संवत से अगर अपन इसका पता, देखो ये तो मैंने ऐसे दे दिया था अभी कोष्टक में। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कोष्टक में नहीं देता सन को, तो कैसे निकालते? विक्रम संवत में से अपन अगर वास्तविक सन निकालेंगे तो वास्तविक सन के लिए क्या करना पड़ेगा? 57 साल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे विक्रम संवत जो है, जो हिंदी कैलेंडर है, वो 57 साल आगे है। ठीक है, तो वास्तविक वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 2056 में से 57 माइनस करेंगे तो अपना वास्तविक वर्ष निकल के आ जाएगा। और इसमें पूछा है कि दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया है, तो ठीक है, अभी भाई 2056 में इसका दूसरा, विक्रम संवत 2056 में इसका दूसरा शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो 57 माइनस करते तो 1999 आ गया। अब दूसरा शताब्दी वर्ष, यानी कि इसमें से भी 1999 से भी 200 वर्ष माइनस करेंगे, यानी कि एक शताब्दी में 100 वर्ष होता है, तो 2 शताब्दी का मतलब 200 माइनस करेंगे तो 1799 होता है। ठीक है, और 1799 में हवा महल का क्या हुआ? निर्माण हुआ था। ठीक है, इसी के साथ गोहिल वंश समाप्त तो होता है, और गोहिल वंश के साथ ही अपना जो है पूरा इतिहास ख़त्म। और सभी वीडियो जो हैं आपको क्रम से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, और बाकी क्लासें भी चल रही हैं, अपनी क्लास संस्कृति चल रही हैं, और बाकी एग्रीकल्चर भी, पशु परिचर के लिए एग्रीकल्चर भी मैं कोशिश करूँगा डालूँगा, और साइंस भी डलने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। थैंक यू।